ब्लैक होल दोस्तों, ये वो चीज़ है जिसके बारे में हम ब्रह्मांड में सबसे कम जानते हैं। और यही वो चीज़ है जिसको अगर हम जान गए तो बहुत सारी चीज़ों को जान जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो हम ये जान जाएंगे कि बिग बैंग कैसे हुआ था, और साथ ही साथ डायमेंशंस के बारे में जान जाएंगे, टाइम ट्रेवल के बारे में जान सकते हैं कुछ चीज़ें। साथ ही हमें ये भी पता लगाना है कि क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं, क्या वाकई हम किसी दूसरे यूनिवर्स में किसी और डायमेंशन में निकलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जान सकते हैं, पर मुश्किल यही है कि हम आज तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। रीज़न सिर्फ इतना है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी बहुत ही ज्यादा है। इसका नेचर ही ऐसा, ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। ये अपने अंदर से प्रकाश तक को बाहर नहीं जाने देता। चाहे कोई भी स्टार क्यों ना हो, अगर इसकी चपेट में आ गया तो वो इसे पूरा का पूरा निगल जाता है। इसका पता सिर्फ हमें इससे चलता है कि ये कुछ रेडिएशंस छोड़ता है। साथ ही साथ लाइट जब हम छोड़ते हैं तो जहाँ पर बेंड हो जाती है वहीं हम समझ जाते हैं कि ब्लैक होल है। खैर दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में असीमित ज्ञान है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जानने लायक। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि ब्लैक होल की खोज किसने की थी। क्या इसमें कोई भारतीय साइंटिस्ट शामिल था जिसने इसमें मदद की थी, ये सब हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, बात ये है कि ब्लैक होल की खोज में कोई एक साइंटिस्ट शामिल नहीं है, सबने अपने अपने अनुसार कुछ ना कुछ बताया है। जैसे कि ब्लैक होल शब्द स्वयं 1968 में, सन याद रखते चलना, 1968 में प्रिंसटन भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया। और इसकी खोज की अगर बात करें तो पहली बार 1971 में, 1971 कुछ और भी हुआ था दोस्तों 1971 में, खैर उस तरफ नहीं जाते हम। तो 1971 में पहली बार एक ब्लैक होल खोजा गया था। तो मेन जो नाम लिया जाता है दोस्तों वो जॉन व्हीलर का लिया जाता है, परंतु एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में ही अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से एक भविष्यवाणी कर दी थी ब्लैक होल के होने की। और उनके साथी वैज्ञानिक कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने उन समीकरणों का उपयोग स्पेस टाइम के एक गोलाकार खंड की कल्पना करने के लिए किया था, जो एक संकेंद्रित द्रव्यमान के चारों ओर इतनी बुरी तरीके से विकृत था कि यह बाहरी दुनिया के लिए लगभग अदृश्य है। कार्ल ने ये तो स्पष्ट कर दिया था कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है और घनत्व भी बहुत अधिक है। इसके बाद ही आगे चलकर इस पर और अधिक खोजें की गई, इसको और अधिक जाना गया था। डेविड फिनकेलस्टीन द्वारा 1958 में इसे प्रकाशित किया गया था। लेकिन क्या कार्ल और आइंस्टाइन से पहले किसी ने इसके बारे में नहीं बताया था? जी हाँ दोस्तों, बताया था। सर्वप्रथम 1783 में जॉन माइकल नाम के एक वैज्ञानिक ने इसके अस्तित्व को लेकर अपने विचार को प्रकट किया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक अध्यापक के रूप में कार्य करने वाले जॉन ने माना कि हमारे सौर मंडल में ब्लैक होल उपस्थित है। हालांकि ब्लैक होल नाम बाद में दिया गया और इसके बाद भी धीरे धीरे बहुत सारे वैज्ञानिक आते गए, जिनमें से एक 1796 में फ्रांस के वैज्ञानिक पेरिर साइमन करके है, इन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम है द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इसमें ब्लैक होल के बारे में एक थ्योरी प्रकट की थी, बट इतनी जानकारी वगैरह उस समय थी नहीं, तो इस पर इतना गौर नहीं किया गया। ब्लैक होल की गुत्थी को सुलझाने में ओपनहाइमर, साथ ही साथ स्टीफन हॉकिंग्स और जॉन मिशेल, इनका भी योगदान रहा है। 1783 में मिशेल द्वारा इसे डार्क स्टार भी नाम दिया गया था। वैसे तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम हमेशा ही बाहर के साइंटिस्टों का नाम लेते हैं, अपने देश के साइंटिस्ट का नाम नहीं लेते। तो आज मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि मैं आपको बता सकूं कि ब्लैक होल के बारे में जानकारी देने वालों में भारतीय साइंटिस्ट का भी नाम है, जिनका नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, पहले तो पूरा ही भारत एक हुआ करता था, तो वहां पर हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो मद्रास में हुई थी। 18 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर का पहला शोध पत्र इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि लेने तक उनके कई शोध पत्र प्रकाशित हो चुके थे। उनमें से एक प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था, जो कि इतनी कम उम्र वाले व्यक्ति के लिए गौरव की बात थी। सिर्फ 24 वर्ष की अल्पायु में सन 1934 में ही उन्होंने तारे गिनने और लुप्त होने की अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को सुलझा लिया था। कुछ ही समय बाद यानी कि 11 जनवरी 1935 को लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की एक बैठक में उन्होंने अपने मौलिक शोध पत्र को भी प्रस्तुत किया,
जिसमें लिखा था कि सफेद बौने तारे यानी व्हाइट डॉर्फ्स तारे एक निश्चित द्रव्यमान यानी डेफिनेट मास प्राप्त करने के बाद अपने भार में और वृद्धि नहीं कर सकते। इसके बाद अंततः वो एक ब्लैक होल बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान आज सूर्य से 1.4 गुना होगा वे अंततः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड के उनके गुरु सर आर्थर एडिंगटन ने उनके इस शोध को प्रथम दृष्टि में ही अस्वीकार कर दिया और उनकी खिल्ली भी उड़ाई, पर वे हार मानने वाले नहीं थे। वे पुनः शोध साधना में जुट गए और आखिरकार इस दिशा में विश्व भर में किए जा रहे शोधों के फलस्वरूप उनकी खोज के ठीक 50 साल बाद 1983 में उनके सिद्धांत को मान्यता मिली। परिणामतः भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 1983 का नोबेल पुरस्कार उन्हें तथा डॉक्टर विलियम फाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। मतलब अकेले भी नहीं दे पाए भाई, क्या ही बोले इनके बारे में। 27 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर की खगोल भौतिकविद के रूप में अच्छी धाक जम चुकी थी। उनकी खोजों से न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल के अस्तित्व की धारणा कायम हुई, जिसे समकालीन खगोल विज्ञान की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है और इसी को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, क्योंकि उसका मास लिमिटेड है, मतलब उससे बढ़ेगा तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। तो चंद्रशेखर लिमिट की खोज 1930 में की थी इन्होंने, लेकिन 50 साल बाद इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1983 में। सन 1935 के आरंभ में ही उन्होंने ब्लैक होल के बनने पर भी अपने मत प्रकट किए थे, परंतु कुछ खगोल वैज्ञानिक उनके मत को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन दोस्तों आज भारत आजाद है और हमें ऐसे ही साइंटिस्टों की अपने भारत में जरूरत है। इनका विज्ञान के क्षेत्र में तारों के वायुमंडल को समझने में भी महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि आकाश गंगा में तारों में जो मैटर यानी पदार्थ और गति का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कैसे होता है। रोटेटिंग फ्लूइड मास तथा आकाश के नीलेपन पर किया गया उनका शोध भी बहुत प्रसिद्ध है। 1957 में उनके दो विद्यार्थियों तुसुंग दाओली तथा चेन निंग येन को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने अंतिम साक्षात्कार में उन्होंने कहा, यद्यपि मैं नास्तिक हिंदू हूँ, पर तार्किक दृष्टि से जब देखता हूँ तो यह पाता हूँ कि मानव की सबसे बड़ी और अद्भुत खोज ईश्वर है। वे लगभग 20 वर्षों तक एस्ट्रोफिजिकल जर्नल के संपादक भी रहे। डॉक्टर चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय तथा एशियाई वैज्ञानिक सुप्रसिद्ध सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के भतीजे थे। सन 1969 में जब उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें पुरस्कार देते हुए कहा था, यह बड़े दुख की बात है कि हम चंद्रशेखर को अपने देश में नहीं रख सके। इनकी मृत्यु 22 अगस्त 1995 को 84 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से शिकागो में हो गई थी। 1971 में जब ब्लैक होल की खोज हुई थी तब उनकी थ्योरी बहुत काम आई थी। अच्छा, जब कंप्यूटर वगैरह आ गए थे तब हमें पता चला था कि इनकी जो गणना वगैरह है वो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसके बाद भी आप YouTube पे वीडियोस देखिए, सर्च कीजिए, आपको इनका नाम देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो हमें मतलब देखना चाहिए कि अगर हमारे साइंटिस्टों ने बहुत अच्छे काम किए हैं तो उनके बारे में हमें वीडियो बनानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। दोस्तों अगर एलियंस हैं तो वो भी मनुष्यों को एक चीज़ है जिसमें पीछे नहीं कर सकते, मतलब हम उनसे भी अधिक ताकतवर हैं कुछ चीज़ों में। अगर आपको जानना है कि वो क्या चीज़ें हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से चेकआउट कीजिए।